पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे हम सब ने सुना है, स्कूल में पढ़ा है, खबरों में भी देखते हैं। पर जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद जंगल, जानवर, पेड़ पौधे। हाँ, एक लिस्ट जैसी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ चीजों की एक लिस्ट नहीं है ना? ये तो एक कहानी है, रिश्तों की कहानी। बिल्कुल सही कहा। ये जीवन का एक जटिल जाल है, एक ऐसा सिस्टम जहां हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो सूरज की पहली किरण हो या मिट्टी के नीचे का एक केंचुआ, अच्छा, या हवा में मौजूद नमी हो, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। कुछ भी मतलब अलग थलग नहीं है। आज हमारे सामने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्स का ढेर है, और हमारा मिशन है इस ढेर में से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि जीवन का ये जाल असल में कैसे काम करता है। और वो कौन से नियम हैं जो इसे चलाते हैं। हाँ, और इसका संतुलन इतना नाजुक क्यों है? चलिए इस रिश्ते की कहानी की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये इकोसिस्टम है क्या? इन सोर्सेस के हिसाब से इसकी जो औपचारिक परिभाषा है वो 1935 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले ने दी थी। उन्होंने कहा कि यह जीवों का एक समुदाय है जो अपने भौतिक यानी नॉन लिविंग वातावरण के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हैं। और यहाँ पे इंटरैक्शन या परस्पर क्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अच्छा, ये कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती फिल्म है। यही इंटरैक्शन ऊर्जा के प्रवाह को, पोषक तत्वों के चक्रण को और जनसंख्या के नियंत्रण को संभव बनाते हैं। ये गतिशील मतलब लगातार बदलता हुआ सिस्टम है। और ये सिस्टम सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इन सोर्सेस को पढ़ते हुए एक बात साफ नजर आती है कि धरती पर इनकी कितनी विविधता है। जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल, हाँ, हम सब जानते हैं जंगल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये धरती के फेफड़ों होने के साथ साथ दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर भी हैं। फिर आते हैं घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र। ये दिखने में शायद जंगलों जितने भव्य ना लगे, हाँ, लेकिन इनकी खासियत जमीन के नीचे है। इनकी घनी जड़ें दुनिया की कुछ सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं और ये मिट्टी को इस तरह पकड़ कर रखती हैं कि रेगिस्तान को फैलने से रोकने में एक दीवार का काम करती हैं। और जब रेगिस्तान की बात चली है तो तीसरा है रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ जीवन की सरलता कमाल की है। बिल्कुल, कम बारिश और चरम तापमान। यहाँ के पौधे और जानवर पानी बचाने के उस्ताद होते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कम से कम संसाधनों में कैसे जिया जाता है। चौथा प्रकार है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो धरती के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर करता है। और ये सिर्फ मीठे पानी और खारे पानी का बंटवारा नहीं है। अच्छा, समुद्र के इकोसिस्टम हमारे मौसम को नियंत्रित करते हैं और वायुमंडल की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये एक विशाल जिंदा इंजन की तरह है। और आखिर में टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फीले ठंडे इलाके। यहाँ ज्यादातर जमीन स्थायी रूप से जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट, हाँ। ये इकोसिस्टम बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इस परमाफ्रॉस्ट के अंदर भारी मात्रा में कार्बन कैद है। अगर ये पिघल गया तो जलवायु परिवर्तन पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो ये सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं, एक तरह का कार्बन टाइम बॉम्ब है। तो ये सारे अलग अलग इकोसिस्टम हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होगी। इन सभी को बनाने वाले कुछ बुनियादी हिस्से तो होते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। हर इकोसिस्टम, चाहे वो अमेज़न का जंगल हो या आपके घर के पास का तालाब, 2 तरह के घटकों से बनता है, जैविक या बायोटिक, यानी जीवित चीजें। हाँ, और अजैविक, एबायोटिक, यानी निर्जीव चीजें। चलिए पहले जैविक घटकों की बात करते हैं। मुझे जो इन नोट्स में सबसे दिलचस्प लगा वो था इन जीवित जीवों की भूमिकाओं का बंटवारा। ये किसी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट जैसा लगता है। हाँ, सही कहा। सबसे पहले हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। हाँ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण से सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। ओके। यही वो हैं जो सिस्टम में ऊर्जा लाते हैं। ये पूरे खाद्य जाल की नींव है। इनके बिना कोई कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। फिर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, यानी जो उत्पादकों के बनाए भोजन को खाते हैं। इनमें शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी और सर्वाहारी भी। ये ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। और तीसरी और शायद सबसे कम सराही जाने वाली भूमिका है अपघटक की। अपघटक रिसाइकलिंग विभाग है।
जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो ये अपघटक उनके शरीर को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी और पानी में मिला देते हैं। मतलब अगर ये अपघटक न हो तो दुनिया मरे हुए जीवों के ढेर से भर जाएगी और नए जीवन के लिए पोषक तत्व ही नहीं बचेंगे। बिल्कुल, सिस्टम जाम हो जाएगा। पूरा सिस्टम ठप। बिल्कुल, ये प्रकृति के गुमनाम हीरो हैं। और फिर है अजैविक घटक, निर्जीव तत्व, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, तापमान, मिट्टी की बनावट, हवा, खनिज, पीएच स्तर। हाँ, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये वो मंच है जिस पर जीवन का नाटक खेला जाता है और ये खुद उस नाटक के किरदार भी हैं। मतलब ये घटक तय करते हैं कि कौन सा किरदार मंच पर आ सकता है और कौन सा नहीं। जैसे मिट्टी का पीएच स्तर तय करेगा कि वहाँ कौन से पौधे उग सकते हैं। अच्छा। पानी की उपलब्धता तय करेगी कि वहाँ कितने जानवर रह सकते हैं। पहाड़ की ढलान तय करेगी कि बारिश का पानी कहाँ जमा होगा। ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो जीवन को या तो संभव बनाता है या असंभव। तो ये सारी जैविक और अजैविक घटक एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये सिस्टम किसी अराजकता में तो काम नहीं करता होगा, है ना? जरूर कुछ नियम होंगे जो इसे चलाते हैं। हाँ, और इन सोर्सेज में ऐसे ही 2 बड़े नियमों का जिक्र है जो तय करते हैं कि कोई जीव किसी जगह पर जिंदा रह पाएगा या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी संख्या में। ये प्रकृति के मूलभूत कानून हैं। पहला है लीबिग का न्यूनतम का नियम, लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम। ये कहता है कि किसी जीव का विकास उस संसाधन द्वारा सीमित होता है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। इसे समझने का एक आसान तरीका है एक बाल्टी की कल्पना करना। बाल्टी? हाँ, बाल्टी की पानी रखने की क्षमता उसके सबसे छोटे तख्ते पर निर्भर करती है, भले ही बाकी तख्ते कितने भी ऊंचे क्यों न हो। उसी तरह एक पौधे के पास चाहे कितनी भी धूप और पानी हो, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो उसका विकास उसी नाइट्रोजन की मात्रा से सीमित हो जाएगा। वो नाइट्रोजन ही सीमित कारक है। अच्छा, तो ये नियम सबसे कमजोर कड़ी वाला सिद्धांत है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा है शेल्फर्ड का सहनशीलता का नियम, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। यह लीबिग के नियम को एक कदम और आगे ले जाता है। ओके। ये कहता है कि सिर्फ न्यूनतम ही नहीं बल्कि अधिकतम भी एक सीमा है। हर जीव के लिए हर अजैविक कारक की एक सहनशीलता की रेंज होती है, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। जैसे किसी मछली के लिए पानी का तापमान, बिल्कुल, वो एक खास रेंज में ही जिंदा रह सकती है। मान लीजिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। उससे कम तापमान में वो जम जाएगी और उससे ज्यादा में भी मर जाएगी। हाँ, उसके लिए वो 15-25 डिग्री की रेंज ही सहनशीलता की सीमा है। बिल्कुल। और यही नियम तय करता है कि कोई प्रजाति किसी इकोसिस्टम में क्यों पाई जाती है और किसी दूसरे में क्यों नहीं। हर प्रजाति का अपना एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बल्कि बिल्कुल सही। तो इन नियमों और घटकों से जो सिस्टम बनता है वो चलता कैसे है? उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका जवाब है ऊर्जा का प्रवाह। इकोसिस्टम का पूरा खेल असल में ऊर्जा के लेन देन का है, और ये ऊर्जा एक सीधी रेखा में चलती है जिसे हम पोषण स्तरों या ट्रोफिक लेवल्स के जरिए समझते हैं। सबसे निचले स्तर पर है प्राथमिक उत्पादक, मतलब पौधे जो सूरज से ऊर्जा लेकर भोजन बनाते हैं। हाँ, फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी जो इन पौधों को खाते हैं। सही। उनके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। और सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता यानी शीर्ष शिकारी। ये एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की तरह है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद इकोलॉजी का सबसे जरूरी नियम भी। जब एक हिरन घास खाता है, हाँ, तो क्या घास की सारी ऊर्जा हिरन को मिल जाती है? शायद नहीं। हिरन को भी तो दौड़ने, सांस लेने, मतलब जिंदा रहने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती होगी। नियम आता है, ये एक चौंकाने वाला नियम है। 10% का नियम। हाँ, ये बताता है कि एक पोषण स्तर से अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। सिर्फ 10%? तो बाकी 90% ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या वो बस गायब हो जाती है? गायब नहीं होती, लेकिन वो अगले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं रहती। वो 90% ऊर्जा उस जीव की अपनी जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, गति, शरीर को गर्म रखना, प्रजनन, इन सब में गर्मी के रूप में खर्च हो जाती है। अच्छा। इन सोर्सेज में एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर घास के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो उसे खाने वाले हिरन को सिर्फ 100 कैलोरी मिलेगी। सिर्फ 100?
और उस हिरन को खाने वाले बाघ तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 कैलोरी, और अगर कोई उस बाघ को खाए तो उसे सिर्फ 1 कैलोरी मिलेगी। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, शीर्ष पर ऊर्जा उतनी ही कम होगी। बिल्कुल। इसी वजह से दुनिया में बाघों की संख्या हिरणों से और हिरणों की संख्या घास से हमेशा बहुत कम होती है। ऊर्जा की कमी ही उनकी आबादी को सीमित कर देती है। बिल्कुल। प्रकृति में कोई भी चीज असीमित नहीं है, खासकर ऊर्जा। ये 10% का नियम पूरे इकोसिस्टम की संरचना को तय करता है। इस संरचना को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन सोर्सेज में पारिस्थितिक पिरामिड का जिक्र है। ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, और ये 3 तरह के होते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड, जो हर स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दिखाता है। अच्छा। ये आमतौर पर सीधा होता है। नीचे बहुत सारे पौधे, फिर कम शाकाहारी, और सबसे ऊपर बहुत कम शिकारी। लेकिन इसमें एक मजेदार अपवाद भी है। ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक विशाल बरगद का पेड़ जो सिर्फ एक उत्पादक है, लेकिन उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े, सैकड़ों पक्षी रहते हैं। यहाँ आधार छोटा और ऊपरी हिस्सा बड़ा हो गया। इसी तरह जैव मात्रा यानी बायोमास का पिरामिड भी कभी-कभी उल्टा हो सकता है, खासकर समुद्र में। जैव मात्रा हाँ मतलब किसी स्तर पर मौजूद जीवों का कुल वजन। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि उपभोक्ताओं का वजन उत्पादकों से ज्यादा कैसे हो सकता है। हाँ, ये तो 10% के नियम के खिलाफ लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये समय का खेल है। देखिए, समुद्र में उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव। अच्छा। उनका जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। वो बहुत तेजी से पैदा होते हैं और उतनी ही तेजी से जू प्लैंक्टन द्वारा खा लिए जाते हैं। ओके। तो किसी भी एक पल में फाइटोप्लैंक्टन की कुल मात्रा मतलब वजन कम हो सकती है, लेकिन उनकी उत्पादन दर बहुत ज्यादा होती है। वे एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जिसका गोदाम हमेशा छोटा रहता है, लेकिन माल बहुत तेजी से बनता और बिकता है। समझ गया। लेकिन एक पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं हो सकता, ऊर्जा का पिरामिड। हाँ, ये हमेशा हर हाल में सीधा ही होता है। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय है और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है। हर स्तर पर 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है। आप कभी भी कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा नहीं बना सकते। सही बात है। इसलिए ये पिरामिड हमें किसी भी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और उसकी कार्यप्रणाली का सबसे सच्चा और सटीक चित्र देता है। तो अब हम इस नाजुक संतुलन को समझ गए हैं कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह और कुछ नियम इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन ये संतुलन अब खतरे में है। सोर्सेज में उन खतरों की एक लिस्ट है जिनका सामना ये इकोसिस्टम कर रहे हैं। और ये खतरे अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है आवास विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। वनों की कटाई। हाँ, जब हम कृषि या शहरों के लिए जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, हम हजारों प्रजातियों का घर छीन रहे होते हैं। दूसरा है प्रदूषण। हवा, पानी, मिट्टी में जहरीले रसायन, ये सिर्फ हमें बीमार नहीं करते, बल्कि खाद्य श्रृंखला में घुसकर ऊपर के स्तर तक पहुंच जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन। हाँ, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। एक छोटी मछली में थोड़ा सा पारा और उसे खाने वाली बड़ी मछली में उससे ज्यादा, और फिर शीर्ष शिकारी तक पहुंचते पहुंचते वो जहर जानलेवा स्तर पर पहुंच जाता है। तीसरा खतरा जो शायद इन सब को और बढ़ा रहा है, वो है जलवायु परिवर्तन। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और चरम मौसम की घटनाएं। ये सहनशीलता की उन सीमाओं को तोड़ रही हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। प्रजातियों को या तो अनुकूलन करना पड़ता है, या वहां से हटना पड़ता है, या फिर खत्म होना पड़ता है। और इस उथल-पुथल के बीच चौथा खतरा सिर उठाता है, आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीशीज। हाँ, ये वो बाहरी प्रजातियां हैं जो किसी नए इकोसिस्टम में पहुंचकर वहां के स्थानीय संतुलन को बिगाड़ देती हैं, क्योंकि वहां उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। ये एक तरह के जैविक आतंकवादी हैं, कह सकते हैं। और पांचवां है अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं या जंगल काटते हैं, तो हम सिस्टम को उसकी भरपाई करने का मौका ही नहीं देते। हम बैंक से मूलधन ही निकालने लगते हैं, सिर्फ ब्याज नहीं। ये सब सुन के तो काफी निराशा होती है। क्या इस सब से निपटने के लिए कोई उम्मीद है? संरक्षण के उपायों का भी जिक्र है इन सोर्सेज में। हाँ,
और उम्मीद हमेशा होती है सबसे पहला और सीधा तरीका है संरक्षित क्षेत्र बनाना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, ये उन जगहों को सुरक्षित रखने जैसा है जो अभी भी स्वस्थ हैं। लेकिन जो खराब हो चुका है उसका क्या? उसके लिए है पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। ये इकोसिस्टम का इलाज करने जैसा है, जैसे दोबारा जंगल लगाना, नदियों को साफ करना या नष्ट हो चुकी प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स को फिर से जिंदा करना। ये एक लंबा और मुश्किल काम है, पर संभव है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, यहीं पर सतत प्रथाओं की भूमिका आती है। ऐसी कृषि करना जो मिट्टी को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी मछली पकड़ना जिससे मछलियों की आबादी बनी रहे, और ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करना जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल, ये हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों की बात है। जाहिर है, इन सब के लिए मजबूत कानून और नीतियों की भी जरूरत पड़ेगी जो इन प्रयासों को समर्थन दें। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात इन सोर्सेज में कही गई है, वो है समुदाय की भागीदारी और शिक्षा। संरक्षण सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों का काम नहीं हो सकता। जब तक स्थानीय लोग जो उस इकोसिस्टम के साथ रोज जीते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझेंगे और उसकी रक्षा में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। सही। तो हमने एक साधारण परिभाषा से शुरुआत की और पारिस्थितिक तंत्र के जटिल नियमों, ऊर्जा के प्रवाह और उसके संतुलन को बनाए रखने की चुनौतियों तक का सफर तय किया। एक बात तो साफ है, ये सब हमसे बहुत गहराई से जुड़ा है। ये सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। साफ हवा, पीने का पानी, हमारा भोजन, हमारी दवाएं, ये सब हमें स्वस्थ इकोसिस्टम से ही मिलता है। हम इस जाल से बाहर नहीं है, हम खुद इस जाल का एक हिस्सा हैं। उनका स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से जुड़ा है। सोचने पर मजबूर करने वाले लहजे में इन सोर्सेज में सामुदायिक भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर बड़े इकोसिस्टम, जंगल, महासागर, इनके बारे में सोचते हैं। सही बात है। लेकिन अपने आसपास के किसी छोटे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सोचिए। शायद कोई पुराना पार्क, एक तालाब या शहर के बीच में बचा हुआ कोई छोटा सा जंगली टुकड़ा। उस छोटे से इकोसिस्टम का अनूठा संतुलन क्या है और उसकी रक्षा करने में स्थानीय समुदाय क्या भूमिका निभा सकता है? शायद बड़े बदलावों की शुरुआत इन्हीं छोटी जगहों को समझने और सहेजने से होती है।